In this video, I am translating the most important English short story, The Yellow Wallpaper, written by Charlotte Perkins Gilman. इस कहानी का आगाज़ 1890 में अमेरिका के एक कॉलोनियल मैंशन से किया जाता है, जहां पर एक लड़की जो कि अपने हस्बैंड के साथ एक कमरे में मौजूद है और वो डिस्कस कर रही होती है कि उसे इस मैंशन के निचले हिस्से में किसी रूम में रहने की परमिशन दी जाए। लेकिन उसका हस्बैंड उसे ये कहकर मना कर देता है, नहीं, तुम्हें डॉक्टर ने खुली फ़िज़ा और रोशनी में रहने के लिए कहा है ताकि तुम मेंटली तौर पर खुद को बेटर महसूस करो और फितरत के साथ रहकर खुद को तुम अच्छा फील करवाओ। इस लिहाजा तुम्हें इसी कमरे में रहना है जब तक कि हम अपनी वोकेशन कंप्लीट ना कर लें। ये लड़की कौन थी? इस कहानी में इसका नाम नहीं बताया गया, लेकिन नरेटर हमें सिर्फ इतना बताती है कि ये लड़की कौन थी। इसने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया था, जिसके बाद ये हिस्टीरिया की बीमारी का शिकार हो गई थी। हिस्टीरिया की बीमारी में बाज़ औक़ात इंसान को अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहता और वो इस तरह के इल्यूजन में चले जाते हैं कि अपने आसपास कुछ ऐसे जो इनके आसपास की सराउंडिंग होती है उसको अपने लिए महफूज नहीं समझते और उनसे बचने की कोशिश करते हैं। और इनकी इमेजिनेशन बाज़ औक़ात इस हद तक पहुंच जाती है कि वो किसी ऐसी चीज़ों को इमेजिन करना शुरू कर देते हैं जो कि सिर्फ वो ही देखते हैं। इसको हम हिस्टीरिया की बीमारी में देखते हैं। लिहाजा इसको ये मेंटली डिस्टर्ब यानी इसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इसके बच्चे की पैदाइश के बाद हुआ। इसके लिए इसके हस्बैंड ने ये फ़ैसला किया, जो कि प्रोफेशनली खुद भी एक डॉक्टर हैं, और वो ये डिसाइड करते हैं कि अगर इसको किसी ऐसे माहौल में ले जाया जाए जहाँ पर वो किसी से मुलाकात ना कर सकें और एक पुरसकून माहौल में रहें, उसके बाद ये खुद को बेटर फील करवा सकेंगे और इस बीमारी से खुद को आज़ाद करवा लें। इसलिए वो इनको इस फार्म हाउस में लेकर आते हैं जहाँ पर वो इस टाइम पर मौजूद हैं। लेकिन ये लेडी खुद को बाज़ औक़ात ऐसे तस्वुरात में घेर लेती हैं कि वो ऐसी इमेजिनेशन में चली जाती हैं कि जिस कमरे में इनको रिहाइश के लिए जगह दी जाती है वहाँ पर दीवारों पर कुछ ऐसे वॉलपेपर लगे होते हैं जो कि येलो कलर के होते हैं और उनको ऐसे नोचा गया होता है जैसे कि छोटे बच्चों ने उनको नोचा हो। इससे वो ये अंदाज़ा लगाती हैं कि क्या पता यहाँ पर इनके आने से पहले कोई नर्सरी हो जो इन को इस तरह नोचते थे, यानी कि जिस तरह उन वॉलपेपर को नोचा गया था ऐसे तो कोई बच्चे ही नोचते हैं कि किसी चीज़ को ख़राब किया जाए। वो वॉलपेपर इनको हमेशा इरिटेट करता था और वो अपने हस्बैंड से ये कहा करती थी, या तो मुझे निचले रूम में रहने की इजाज़त दो या फिर मुझे इस वॉलपेपर को बदलने की परमिशन दो। लेकिन उसका हस्बैंड उसको हमेशा यही कहकर मना कर देता था कि ये सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने आप को और अपने दिमाग को इन सब चीज़ों से आज़ाद करवा लो। लेकिन उस लड़की के हाल पर हमेशा यही रहता था कि वो वॉलपेपर उसको इरिटेट कर रहे हैं, कि उनमें से सम टाइम उसको ऐसा दिखाई देता था कि इसको कुछ स्मेल आए और इसमें वो कुछ ऐसा कलर जो कि उनसे निकल रहा है वो इसको दिखाई देता था। लेकिन ये सब इस लड़की का इल्यूजन था और वो ये सब खुद इमेजिन कर रही थी। रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब इस लड़की को ही दिखाई देता था। इसी तरह वक्त गुजरता गया। इस लड़की को बाज़ औक़ात किसी से भी मिलने की परमिशन ना दी जाती, ना कि वो अपने बेटे तक से मिल सकती थी और ना ही वो अपने फ्रेंड से या अपने फैमिली मेम्बर से मिल सकती थी। सिर्फ इसको टोटली बेड रेस्ट के लिए कहा गया था, वो भी इसके हस्बैंड के थ्रू। इसी तरह वक्त गुजरते गए और इस लड़की को एक हमेशा से कुछ लिखने का शौक़ था, यानी डायरी लिखने का शौक़ रखती थी, क्योंकि ये कहानी भी हमारे पास एक डायरी की फॉर्म में मौजूद है। लेकिन उसका हस्बैंड उसे हमेशा यही कहकर मना कर देता था कि नहीं, तुम इस तरह के किसी भी काम को जो कि तुम्हारे जहन पर जोर दें और कोई भी फिज़िकल या मेंटली तौर पर ऐसा काम नहीं करोगी जो कि तुम्हारी हेल्थ को नुकसान पहुँचाए। लेकिन
वो अक्सर उसको ये भूल जाता था कि वो इसका ट्रीटमेंट अपने अंदाज से कर रहा है, ना कि उसकी बीमारी के अंदाज से, क्योंकि वो खुद को एक कैद के तौर पर तस्लीम कर रही थी कि वो कहीं की कैदी है और उसको कैद करके रखा गया है। लेकिन इसी तरह वक्त गुजरता गया और उसने बिल आखिर ये डिसाइड किया कि वो इन वॉलपेपर को खुद ही हल करेगी, क्योंकि उन वॉलपेपर पर कुछ ऐसे पैटर्न बने हुए थे, यानी कि उन पर कुछ ऐसे स्केच थे जो कि उसको डिस्टर्ब करते थे और वो उनको खुद ऑब्जर्व करना चाहती थी कि ये बिहाइंड द सीन ये पैटर्न उसको क्या दे रहे हैं और इनकी रियलिटी क्या है। कुछ अरसे बाद उसने इन पैटर्न में कुछ ऐसा देखा, रातों रात जाकर वो खुद को इन पैटर्न के अंदर गुम कर लेती और बिल आखिर उसने यहाँ से एक नतीजा निकाला कि इस पैटर्न में एक ऐसा जेल है, यानी कि एक ऐसा कैद खाना है। लेकिन कुछ अरसे के बाद उसने उस जेल खाने में उस पैटर्न में उसने एक ऐसी लड़की को भी देखा जो कि उसमें कैद है और वहाँ पर वो क्रोलिंग कर रही है, यानी कि रेंग रही है। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद वो उस पैटर्न में उस लड़की के साथ और भी लड़कियों को देखती है जो कि इसी तरह इसके साथ मौजूद हैं और क्रोलिंग कर रही हैं। अक्सर औकात उसको रात के टाइम पर कुछ ऐसे साए जो कि काले रंग के हुआ करते थे उसी घर के गार्डन में घूमते दिखाई देते थे, क्योंकि वो घर चारों तरफ से गार्डन में किसी फेरी टेल की तरह दिखाई देता था, जो कि आसपास गार्डन से भरा हुआ हो और उसके दरमियान में एक घर हो, जैसे कि फेरी टेल में हुआ करता है। और वो अक्सर औकात रात में ऐसे सायों को इन रास्तों पे गुजरते हुए देखा करती थी कि कुछ साए हैं जो कि वहाँ पर गुजर रहे हैं और सुबह होने से पहले वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ये सब वो कुछ खुद महसूस कर रही थी, इस बात का उसका कोई यकीन नहीं करता था। इसी तरह वक्त गुजरता गया। उसके हस्बैंड जॉन ने अपनी सिस्टर जेनी को उसकी देखभाल के लिए वहाँ पर बुलाया ताकि वो उसकी मदद कर सके घर के काम में और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट मिल सके। लेकिन वो तो हमेशा सारा दिन सारी रात खुद को इन पैटर्न में ही गुम रखती थी और इनकी इस वॉलपेपर की पजल को सॉल्व करना चाहती थी कि ये असल में है क्या। बिल आखिर उनके जब जाने का टाइम हुआ, यानी कि जब उनके 3 माह कंप्लीट हो गए और उनकी वोकेशन का एंड हो गया, अब उन्हें अपने घर वापस जाना था। तो उस दिन उसने डिसाइड किया कि आज वो इन तमाम ख़वातीन यानी इन लड़कियों को यहाँ से आज़ाद करवाएगी, यानी इन्हें रिहाई दिलवाएगी। इसके लिए उसने एक फ़ैसला किया, खुद को उस कमरे में लॉक कर लिया और उसकी चाबियाँ उसी विंडो से गार्डन में फेंक दी ताकि उसका हस्बैंड जॉन और उसकी सिस्टर जेनी उसको इस कमरे में ना देख सकें। लेकिन इस कमरे में खुद को लॉक करने के बाद उसने कुछ ऐसी हरकत की कि उसने किसी ज़ॉम्बी की तरह दीवार से वॉलपेपर को नोचना शुरू कर दिया और नोचते नोचते उसको ये ख्याल तक ना रहा कि उसकी उंगलियां ज़ख्मी हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी जब तक उसने उनको नोच ना लिया, उसके बाद वो खुद को फर्श पर क्रोलिंग करते हुए महसूस कर रही और वो खुद को इस तरह उसके अंदर महव कर लिया, उसके अंदर गुम होगी कि उसको आसपास भी कोई खबर ना थी कि क्या हुआ। लेकिन जब उसका हस्बैंड जॉन और उसकी सिस्टर जेनी किसी तरह चाबियां ढूंढकर वहां पर पहुंचे तो उन्होंने ये मंजर देखा तो वो भी बेहोश हो गया कि आखिर इसको क्या हुआ है। लेकिन वो लड़की उसी तरह क्रोलिंग करते करते वहीं पर ही उसी फर्श पर रोल होती रही और यहीं पर इस कहानी का इख्तिताम होता है। क्या आप जानते हैं ये लड़की कौन थी? क्या वाकई वो किसी मेंटली डिसऑर्डर का शिकार थी या ये सब उसके इल्यूजन थे? और इस कहानी के इख्तिताम पर इसके बाद क्या हुआ इस लड़की के साथ और उसके हस्बैंड के साथ? क्या वाकई वहाँ पर कुछ ऐसी ख़वातीन कैद थी जिनको वो आज़ाद करवाना चाहती थी? और अगर ऐसी ख़वातीन थी
और वो उनको आज़ाद क्यों करवाना चाहती थी और वो कैद क्यों थी। उन ख़वातीन का जुर्म क्या था कि वो इस तरह एक जेल में कैद हैं, या फिर वो पैटर्न हमें क्या दिखाना चाह रहा था। क्या आप इन तमाम सवालात के जवाब दे सकते हैं कि इस कहानी के राइटर चार्लेट पार्किंस हमसे क्या कहना चाह रही हैं कि ये ख़वातीन कौन थी, या ये लड़की कौन थी जिसका हमें नाम तक नहीं बताया गया। आप इस कहानी से क्या नताइज अक्स करते हैं? क्या वाकई इस लड़की को कोई बीमारी थी या ये सब इसका इल्यूजन था?